Good evening, one and all. I am Parth Newal, All India Rank 10 in NEET UG Examination 2023. और आज की जो वीडियो है उसका जो मेन टॉपिक है वो है नीट से पहले जो भी आपकी मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस और उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की पूरी स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात आती है कि मॉक टेस्ट जो है वो इतने इम्पोर्टेंट होते क्यों है। तो मैं इसमें दो चीजें करूंगा कि मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और उनको देने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और टाइम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो तो इफेक्टिव नहीं है अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके आप मॉक टेस्ट देके। तो मॉक टेस्ट का इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है क्योंकि आपको उससे पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से और वो कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग तो किसी बुक से भी कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो एक एग्जाम का जो टेम्परामेंट और माइंडसेट वगैरह जो बनता है उस ड्यूरेशन में, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको नॉर्मलाइज करने के लिए कि एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें आपको क्या क्या चीजें जो है वो करनी चाहिए जिससे आपके नंबर जो है वो बढ़ते हैं। अब एक और बात आती है कि मॉक टेस्ट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कि आपको कितने लेने चाहिए। अब शुरू के जो नीट के जो प्रिपरेशन का समय होता है उस समय तो चलो ठीक है कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता मॉक टेस्ट की, तो आप उस समय आप 2 to 3 वीक्स में एक दे सकते हैं। पर जैसे जैसे नीट के लास्ट सिक्स में आते हैं तब मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तक आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो आपको उस समय मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने चाहिए, और ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट कभी भी दे रहे हैं। आपको मॉक टेस्ट 2 to 520 जब नीट का टाइम होता है उस समय पे देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बायो क्लॉक है वो उस हिसाब से डेवलप हो जाती है कि आप 2 to 520 पे आपका ब्रेन जो है वो बहुत शार्पली वर्क करता है। तो ये चीज होनी चाहिए। और आपको जो मॉक टेस्ट है वो लास्ट 6 मंथ्स में मैं तो ऐसा करता था कि मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट दे देता था, या फिर एक वीक में 5 से 6 दे देता था। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट होता था उतने ज्यादा ही मेरी मतलब इम्प्रूव होता था कि मेरे को कैसे एग्जाम में नई नई स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है जो मेरे को हेल्प करे एग्जाम देने के लिए। तो मॉक टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है मॉक टेस्ट में वो होती है कि आपको कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है, और जो आपका पेपर का माइंडसेट है वो बहुत सारा डिटरमाइन करता है कि आपका पेपर कैसे जाएगा। आपने जो पढ़ लिया वगैरह वो तो बहुत ज्यादा मैटर करता ही है, पर साथ साथ आपको ये मैटर करता है कि आप जो पेपर दे रहे हैं वो किस माइंडसेट से दे रहे हैं, आपका जो मतलब मेंटल हेल्थ है वो कैसा है। सबसे पहली बात कि आपको बिल्कुल कम नींद में पेपर नहीं लेना, नींद पूरी लेके जानी है, उसके बाद आके आपको पेपर देना है। और आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है पेपर में, चाहे आपका पेपर कैसे ही जा रहा हो उस समय। आपको ये नहीं कि आप पिछले पेपर्स का सोच रहे हैं कि मेरे पिछले पेपर्स खराब गए थे तो एक अंदर कॉन्फिडेंस में आप पेपर दे रहे हैं, तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस अपनी तैयारी पे, तो आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और ये नहीं कि आप मतलब ऐसे ही कि आपके पेपर अच्छा नहीं जा रहा तो आप उसके डिप्रेशन में आ जाए पेपर के समय। आपको जैसे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको अटेम्प्ट करें, नहीं सोचे कि यार पिछले वाला क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा खराब है अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इन दो चीजों को आपको दिमाग में रखना है कि एक तो अंडर कॉन्फिडेंस से आना चाहिए और एक ओवर कॉन्फिडेंस से आना चाहिए। दोनों से सिली मिस्टेक्स बढ़ने के ज्यादा चांस होते हैं, और हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए जब भी आप पेपर दे रहे हैं। तो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट की टाइम मैनेज कैसे करें पेपर के दौरान। तो आपका सबसे पहले तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को साथ में लेकर चलना है, कि ये नहीं कि आप बहुत तेज तेज क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके गलत हुए जा रहे हैं, सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है। और ये भी नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि बाकी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी को साथ में लेके चलना है, और आपको एक ऐसी स्पीड डेवलप करनी है कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम बचे, कि जिसमें आप एक बार अपने पेपर को रिवाइज कर सके, ये अपनी सिलेबस को पकड़ सके, या फिर ओएमआर फिलिंग के लिए भी अपने आप को आपको मेंटली तैयार करके रखना है कि हाँ मेरे को ओएमआर फिलिंग के लिए भी एक समय चाहिए। तो मैं क्या करता था कि मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा होता था वो होता था मेरे 2 आवर्स का, और उस समय मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करता था कि मेरा एक बार तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। और चाहे कितनी क्वेश्चन मेरे को आते हो या कितने नहीं आते हो, बस एक बार मैं सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करके एक बार सॉल्व कर लूँ। फिर जो नेक्स्ट 1 hour 20 मिनट्स रहता था उसमें मैं सारे क्वेश्चन को एक बार रीचेक करके रिवाइज करके, कोई सिलेबस से वगैरह नहीं है वो सब करके मैं एक बार ओएमआर फिलिंग 1 to 1 क्वेश्चन ही भरता था, ताकि ओएमआर से भी मेरी हिस्ट्री रिड्यूस होती थी और सिलेबस से भी मेरी हिस्ट्री रिड्यूस होती थी। तो ये मैं पॉइंट्स मतलब ये बहुत काम आते थे मेरे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करना है। ये मेरा एक सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें बायो को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि जो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स होती है उनकी बायो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और बायो जो होती है वो बहुत इजीली और कम टाइम में सॉल्व हो जाती है। तो आपके पास विद इन 30 मिनट्स पूरी बायो सॉल्व हो जाती है। तो उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा अपने आप में कि आप 360 आउट ऑफ 720
मार्क्स है तो अटेम्प्ट कर ही चुके हैं, तो बाकी 360 मार्क्स के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो ये बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है जब भी आप पेपर दे रहे हैं। तो बायो को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा मतलब मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पहले पेपर सॉल्व करने लगे और उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। पर बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो यूजुअली बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी मॉक टेस्ट में। उसके बाद मैं फिजिक्स सॉल्व करता था और फिर मैं केमिस्ट्री सॉल्व करता था, तो ये मेरा जनरल सीक्वेंस रहता था। या फिर अगर कभी फिजिक्स ज्यादा हार्ड आ गई तो मैं केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो जाता था कि पहले केमिस्ट्री करूँ उसके बाद फिजिक्स करूँ। पर बायो को फर्स्ट करना हमेशा मेरा ये प्रायोरिटी थी कि बायो को तो सबसे पहले ही करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको लेके मोस्टली नीट ऐसे में बहुत ज्यादा दुखी रहता है कि इनकी सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है पेपर में। तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 तरह की सिली मिस्टेक्स होती है। एक होती है क्वेश्चन रीडिंग, एक होती है कैलकुलेशन मिस्टेक, और एक होती है एमआर मिस्टेक। तो जो क्वेश्चन रीडिंग वाली मिस्टेक होती है इसको आप ऐसे वर्ड कर सकते हैं कि जैसे हमसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और अपन करेक्ट बता देते हैं। तो इसमें आप क्या करिए कि आप पेंसिल या फिर पेन जैसे भी आप पेपर दे रहे हैं उसको अपने साथ पकड़ के चले, और जैसे जैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो हर चीज को जैसे जैसे इंपॉर्टेंट आ रही है, जैसे कि नॉट है, नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट पे आप गोला लगा दीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो नॉट तो मिस होना ही नहीं चाहिए, कि आप हमेशा नॉट करेक्ट के बारे में सोचे। तो पेंसिल जो है वो आप हमेशा साथ लेके पढ़े क्वेश्चन, और जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपकी कोई गलतियां हो सकती है उसको अंडरलाइन कर ले, गोला लगा ले, ताकि आपकी हमेशा नजर पड़े उस क्वेश्चन पे। उसके बाद आती है कैलकुलेशन मिस्टेक और ओरिजिनल मिस्टेक। ये जो मैंने आपको बताया था कि 1 और 20 मिनट्स रिवीजन टाइम, इससे बहुत ज्यादा आपकी इंप्रूव हो सकती है कि आप ये वाली मिस्टेक्स बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। क्योंकि जब मैं रिवीजन करता था तो मैं सारे फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स या फिर केमिस्ट्री के में इनकी कैलकुलेशन भी एक बार चेक कर लेता था, वापस भी कैलकुलेट कर लेता था कई बार, कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल ही ना हो। उसके बाद फिर ओएमआर मिस्टेक भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि मैं जब भी रिवीजन करता था तो मैंने एक क्वेश्चन का मैंने रिवाइज कर लिया कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो उसी वक्त मैं वो ओएमआर मार्क कर देता था। ये जो 1 और 20 मिनट्स का टाइम जो था जिसमें मैं रिविजन करता था, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ वैसे वैसे उसमें ओएमआर बढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन की एक साथ ओएमआर बढ़ रहे हैं तो उससे गलती होने के चांस बढ़ते हैं, पर अगर आप 1 to 1 क्वेश्चन की ओएमआर कर रहे हैं तो उससे ओएमआर मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये 3 टाइप की मिस्टेक्स जो आप कम कर सकते हैं एग्जाम के दौरान। फिर जो पॉइंट आता है कि आपको ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाके अटक जाना है, कि आप उस पर लगे हुए और पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो बचा हुआ है, और आपका किसी भी एक क्वेश्चन में से पूरा पेपर छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि नीट में जो सारे क्वेश्चन है उनका इक्वल वेटेज है, तो अगर आप उस एक क्वेश्चन के चक्कर में 3 क्वेश्चन छूट गए तो आपके लॉस होगा। तो आपको ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे अटक जाना है। कई बार हमेशा होता था कि मैं किसी कोई टॉपिक करके जाता था एग्जाम के लिए और उससे क्वेश्चन आ जाता था, तो मेरे को लगता था कि मैं मतलब ईगो में ले लेता था कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मेरे को अटेम्प्ट करना ही है, थोड़ा और अटेम्प्ट कर लेता हूँ, थोड़ा और ट्राई कर लेता हूँ, तो उससे फिर मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाता था और फिर वो एंड में सॉल्व भी नहीं होता था। तो ये आपको बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है कि आप किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अटके हुए हैं। और मैं क्या करता था कि अगर मेरे को लगता था कि चलो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया है, अब सेकंड अटेम्प्ट भी कर लेता हूँ क्वेश्चन ट्राई करने का, उसके बाद नहीं होता था फिर मैं छोड़ देता था। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते थे सामने की जिनमें मेरे को डाउट आता था कि यार ये क्वेश्चन मेरे को मैंने सॉल्व तो कर लिया पर एक बार वापस देखना भी है इस क्वेश्चन को, तो मैं उस पे एक गोला लगा देता था क्वेश्चन पेपर पे, ताकि मैं वापस उस क्वेश्चन पे आऊं और उसे एक बार वापस सॉल्व करूं। अगर मेरे पास टाइम तो बचा, पूरा पेपर रिवाइज नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन को तो सॉल्व करूं। और एक और चीज है कि आपको एक एटीट्यूड जो मेरे को लगता था कि मेरी नेट प्रिपरेशन में मेरी एक बहुत बड़ी कमी थी, वो ये थी कि मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाता था, मैं चाहे तुक्का मार देता था। तो ये बहुत ज्यादा गलत एटीट्यूड है नीट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर में बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ रहा है। तो कैलकुलेटेड रिस्क बहुत ज्यादा सही इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क तभी ले जब आपको पता हो कि हाँ आप सही होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको उस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता तो मतलब प्रेफरेंस यही है कि आप उसको अवॉइड करें। अगर आप कुछ पता है, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं तो ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वरना उसको छोड़ दें। और बाकी फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मॉक टेस्ट देना ही जरूरी नहीं है, कि ये नहीं कि आप दिन में मॉक टेस्ट दिया उसके बाद फिर आप पढ़ने लगते हैं, नहीं नहीं। आपको मॉक टेस्ट देके घर आना है, उसके बाद उसके आंसर को लेके बैठना है, उसके सोल्यूशन को लेके बैठना है, और आपको देखना है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, और गलत हुए तो आपको एक मिस्टेक कॉपी बना लेनी है जिसमें 2 प्रकार की मिस्टेक्स होंगी। फर्स्ट हुई कंसेप्चुअल मिस्टेक्स और दूसरी हुई सिली मिस्टेक्स। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही है तो आपको अगले दिन जाकर अपनी फैकल्टी या टीचर से पूछना है कि आपकी ये मिस्टेक क्यों हुई, आपको ये कंसेप्ट क्यों नहीं आता था, तो वो आपको सिखाएंगे। और अगर आपकी सिली मिस्टेक हो रही है तो वही आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी वाली मिस्टेक थी। पहली क्वेश्चन रीडिंग, दूसरी कैलकुलेशन, और तीसरी ओएमआर मिस्टेक। तो आपको ये सब कैलकुलेट वगैरह करना है कि आपकी मिस्टेक क्यों हो रही है। अगर आप एक बार मिस्टेक कर रहे हैं तो वही कोई बात नहीं, पर अगर आपकी मिस्टेक रिपीट हो रही है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है।
आप मिस्टेक्स बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर सकते पेपर में। आपको मिस्टेक कॉपी रखनी है और उसको रिवाइज करके जानी है हर पेपर से पहले। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे जो मैं फॉलो करता था मॉक टेस्ट देने से पहले और मॉक टेस्ट देने के बाद। तो ये इन सारे पॉइंट्स ने मेरी नीट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल डाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये सारे पॉइंट्स को अपने शेड्यूल में डालेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट एग्जामिनेशन 2024।